हाय गाइस, आइए हम लोग आगे समझते हैं सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बात करता है प्रपोजल की अर्थात प्रस्ताव की। तो आइए समझते हैं आगे प्रपोजल के बारे में और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 2A को जो बात करता है प्रपोजल की। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। यानी कि जब भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने की जाहिर करता है दूसरे के समक्ष, और दूसरे के समक्ष ऐसी इच्छा इसलिए जाहिर करता है कि उस कार्य को करने के लिए या उसे ना करने के लिए वह अपनी सम्मति दे, तब जो है यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव किया जा रहा है, प्रपोजल किया जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं क्रॉस ऑफर को कि क्रॉस ऑफर क्या होता है। When two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offer, the offers are cross offer। यानी कि इसमें दो पार्टी हैं और दोनों के द्वारा जो है एक ही समय पर दोनों एक दूसरे के ऑफर से अनभिज्ञ हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में दोनों व्यक्तियों के द्वारा एक ही बात के लिए एक ही समय ऑफर किया जा रहा है। जैसे कि तुम मुझे अपनी बाइक बेचोगे, ये अपना जो है मैं तुम्हारी बाइक खरीदना चाहता हूँ, ऐसा करके वह प्रपोजल देता है। और जस्ट उधर से भी जो है ये जवाब आता है कि क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे। तो यहाँ जो है उन्हें नहीं पता था और लेटर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ऐसा उसने लेटर के माध्यम से लिखकर भेजा कि मैं तुम्हारी बाइक खरीदना चाहता हूँ। सेम उसी समय जो है उधर से वह भेजता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ। दोनों का इंटेंशन क्लियर है कि वह बेचना चाहता है, यह खरीदना चाहता है, लेकिन दोनों को नहीं पता है कि मैं जब बेचने की सोच रहा हूं तो उसी वक्त वह खरीदने के लिए भी हमें लेटर भेज रहा है। और दोनों का जो है एक दूसरे के ज्ञान के जानकारी के अभाव में रास्ते में उनका लेटर जो है एक दूसरे को क्रॉस करता है, लेकिन दोनों को ऐसी कोई जानकारी नहीं रहती है। तो इसी को क्रॉस ऑफर कहते हैं, यानी कि प्रति प्रस्ताव। Such offers do not constitute acceptance, यानी कि ये दोनों ऑफर ही हैं, प्रस्ताव ही हैं, इसलिए कहीं से भी जो है इनमें एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। भले ही वो लेटर एक दूसरे को क्रॉस किए रास्ते में, लेकिन चूंकि एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, उसका प्रतिग्रहण नहीं हुआ, इसलिए उस लेटर का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। Once offered by the other and such there is no completed agreement। और चूंकि प्रपोजल था लेकिन उसका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, इसलिए करार दोनों के बीच में पूरी नहीं हुई। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्रॉस ऑफर को। A wrote to B offering to sell him certain goods, यानी कि एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से ए ऑफर करता है बी को कुछ वस्तुओं को बेचने के लिए। ऑन द सेम डे बी रोट टू ए ऑफरिंग टू बाय द सेम गुड्स, और उसी दिन जो है बी के द्वारा ए को ऐसा ऑफर किया जा रहा है उसी सामान को खरीदने के लिए। यानी कि एक तरफ यह सामान को बेचने के लिए ऑफर कर रहा है उसी व्यक्ति को, दूसरी तरफ जो है उसी दिन उसी व्यक्ति के द्वारा उसे बेचने के लिए, एक तरफ से बेचने का ऑफर, एक तरफ से खरीदने का। एंड द लेटर क्रॉस्ड इन द पोस्ट, और रास्ते में पोस्ट ऑफिस
के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि लेटर जो है दोनों को रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस किया। देयर इज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ ऑफर था, सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव था। तो जब तक उस प्रस्ताव को प्रतिग्रहण न किया जाए, जब तक उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस न किया जाए, तब तक वह एग्रीमेंट नहीं हो सकता है और उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं ठहराया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है दोनों के बीच में। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्रॉस ऑफर को। केस है टिन वर्सेस हॉफमैन। In this case, the defendant Tin indicated his willingness to sell 800 tons of iron at the same rate of 69 SH. In the letter, Tin stated that Hoffman should reply by post specifically. On the same day, the claimant Hoffman wrote on the same day offering to buy 800 tons of the iron at the same rate of 69. The two letters crossed each other while in the post. यानी कि 800 टन एक पार्टी उसे खरीदने के लिए ऑफर कर रही है और दूसरी तरफ 800 टन उसी रेट से दूसरी पार्टी बेचने के लिए ऑफर कर रही है, यानी कि रेट सेम, क्वांटिटी सेम, और दोनों एक ही दिन जो है ऑफर किए कि आप हमारे सामान को खरीदिए। दूसरी तरफ बेचना, मतलब दोनों ऑफर सेम रेट, कहीं भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में फिर भी कहीं एक्सेप्टेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव है। द डिफेंडेंट लेटर रिफ्यूज टू सप्लाई द गुड्स एट द प्राइस स्टेटेड इन द लेटर। उसके बाद जो है वह मना कर देता है कि उस रेट पे हम सामान नहीं दे पाएंगे। तो दूसरी पार्टी के द्वारा मुकदमा लाया गया कि हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट पूरा हो गया था। इन दिस केस द क्लेमेंट हॉफमैन कंटेंडेड दैट हिज लेटर टू द डिफेंडेंट वाज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि उसका यह कहना था कि उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो गया था, इवन दो ही सेंट इट बिफोर रिसीविंग द डिफेंडेंट्स लेटर, but Tin refused to supply the iron to Hoffman। और इस केस में कोर्ट में भी यही कहा कि दोनों तरफ से केवल ऑफर है, एक्सेप्टेंस कहीं नहीं है, इसलिए उसे दायी नहीं ठहराया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, यानी कि प्रस्थापना और प्रस्थापना का निमंत्रण। दोनों समझते हैं कि क्या होता है ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। An offer is the final willingness, final expression of willingness by the offerer to be bound by his offer। यानी कि ऑफर के तहत जो है, प्रपोजल के तहत वह अपना अंतिम इच्छा जाहिर करता है, फाइनल विलिंगनेस जाहिर करता है, जबकि where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but merely invites the other party to make an offer on those terms। यानी कि जबकि इन्विटेशन टू ऑफर ऐसा ऑफर होता है जिसमें वह अपना फाइनल विलिंगनेस जो है एक्सप्रेस नहीं करता है, बस यह इच्छा जाहिर करता है कि यदि ऐसी बातें की जाए, इस लेवल की बातें, इस स्तर की बातें की जाए, तो वह नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो सकता है। तो यह जो है इन्विटेशन टू ऑफर होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं अ बुक सेलर सेंड्स कैटलॉग ऑफ बुक्स इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ वेरियस बुक्स टू मेनी पर्सन। यानी कि एक बुक स्टॉल है, उस पर किताबों के कितने दाम हैं वो लिखी कैटलॉग है उसके पास, वो बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में उसे भेजता है, लोग देखते हैं। तो दिस इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट, दिस इज द इन्विटेशन टू ऑफर, यानी कि कैटलॉग दिखाना ये इन्विटेशन टू ऑफर है, यानी कि दुकानदार उस शर्त पर तैयार होगा कि वह प्रपोजल ऑफर एक्सेप्ट करे। यानी कि ऑफर किसकी तरफ से आएगा? ग्राहक की तरफ से आएगा, ना कि दुकानदार की तरफ से आएगा। The interested party may make an offer and the bookseller may accept or reject the offer। तो
ग्राहक की तरफ से वहाँ प्रपोजल किया जाएगा, ग्राहक की तरफ से वहाँ ऑफर आएगा और बुक के जो शॉप के ओनर हैं उनकी इच्छा है कि वह उसके ऑफर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना का केस है। तो आइए समझते हैं कि मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना के केस में क्या हुआ था। In this case, it was held that mere statement of lowest price at which the offerer would sell contains no implied contract to sell at that price। यानी कि मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना के केस में कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि केवल न्यूनतम प्राइस, न्यूनतम दाम बता देना ही ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं होता है। हार्वे वर्सेस फैसी, अगला केस हम लोग देखते हैं हार्वे वर्सेस फैसी का। इन दिस केस द प्लेंटिफ टेलीग्राफ्ड द डिफेंडेंट राइटिंग विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस, क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे, न्यूनतम कीमत बताओ। यानी कि 2 सवाल उसने किए थे। And the defendant replied also by telegram, lowest price for pen is 900। और डिफेंडेंट के द्वारा टेलीग्राम के ही माध्यम से रिप्लाई किया गया कि इस पेन का न्यूनतम दाम 900 है। यानी कि 2 सवाल प्लेंटिफ ने पूछा था कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, यानी कि तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे। दूसरा सवाल था टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस, यानी कि उसका न्यूनतम दाम बताओ। तो इसमें उसके द्वारा पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया कि वह बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता है। दूसरे सवाल का आंसर उसके द्वारा किया गया कि इसका न्यूनतम जो दाम होगा, जो न्यूनतम मूल्य होगा वह 900 होगा। The plaintiff immediately sent their last telegram stating we agree to buy pen for 900 asked by you। और तुरंत प्लेंटिफ के द्वारा उसे 900 रुपये में एक स्टेट करके ऐसा टेलीग्राम भेज दिया गया कि मैं तैयार हूँ 900 रुपये में वह पेन खरीदने के लिए। The defendant, however, refused to sell the plot of land at that price and finally जो है डिफेंडेंट के द्वारा उस दाम पर उसे बेचने से मना कर दिया गया। The court observed that the defendant had made no offer। The plaintiff's last telegram was an offer to buy, but that was never accepted by the defendant। चूंकि उसने सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम दाम बताया था, इसलिए उसके ऑफर का कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, इसलिए यह बाइंडिंग नहीं माना गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि क्रॉस ऑफर क्या होता है और ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझे इसको। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।